Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. My name is Saddam Hussain Magsi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearer CSS Academy Karachi. आज के सेशन में हम CSS की तैयारी कैसे करनी है ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पास करने के लिए वो तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आपके जो क्वेश्चंस हों वो भी आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को आपने लाजमी नोट करना है। सबसे पहली चीज समझते हैं CSS को। ये लेक्चर जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है और वो स्टूडेंट्स जो सीनियर हैं उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अंडरस्टैंडिंग CSS। एलिजिबिलिटी क्या है CSS के लिए? सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, जैसे BA किसी ने किया है, BCom या कोई एसोसिएट डिग्री और 16 इयर्स की ग्रेजुएशन है तो वो एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम में। एज लिमिट इज 21 to 30 इयर्स। इसके दरमियान टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपके पास होंगे वो 3 हैं। आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेट सपोज आपने एक अटेम्प्ट दिया, उसके बाद 1-2 साल का गैप भी दे सकते हैं और फिर अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी 21 से लेके 30 इयर्स तक आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 3 ही चांसेस होते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर CSS। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेटिंग द फाउंडेशन। CSS के लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है। जस्ट स्टार्ट, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सेकंड है आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि ये जो सिलेबस है इसको कहां से कवर करना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सिंपली आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे कि FPSC सिलेबस, तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे FPSC का सिलेबस तो आपको वो सिलेबस इजीली मिल जाएगा। उसमें तमाम चीजें मेंशन्ड हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। यानी आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो ये कि जी आपका सिलेबस क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें मेंशन्ड है कि आपका सिलेबस क्या है। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो ये है कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसको प्रिपेयर कहाँ से करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करेंगे और बुक्स कौन सी हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं जहां से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये 2 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सिंपली आपको गूगल से मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे FPSC सिलेबस। 2016 में सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था और वही सिलेबस है। हर साल सिलेबस रिवाइज नहीं होता, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो अपडेट होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो अपडेट होते हैं, तो वो आप मजीद टॉपिक्स ऐड करते हैं उसी गिवन सिलेबस के अंदर। ठीक है, ये 2 चीजें आपकी हो गई। थर्ड, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। यहां पर कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश कैसी होनी चाहिए CSS के एग्जाम के लिए, क्या लेवल होना चाहिए और इसको कैसे हम टैकल करते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स में।
इंग्लिश को लेकर। बस आपने सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि जब आप लिखेंगे, आप जो भी आइडिया लिख रहे हैं, जब आप लिखेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं हो। यानी आपसे सिर्फ, लेकिन आपने सिर्फ ये चीज जहन में रखनी है कि जो आप इंग्लिश लिखेंगे उसमें एरर ना हो कोई भी। ठीक है, ये आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। आप इस लेक्चर के एंड तक टिके रहें, आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे। आप जो भी लिख रहे हैं, लेट सपोज आप लिख रहे हैं टॉपिक है पॉवर्टी, तो आपने लिखा जी पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम, इट tarnishes the सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। बस आपने देखना है कि जी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगता है। इस तरह की बेसिक चीजें अगर आपको पता हैं और आप जो लिख रहे हैं वो एरर फ्री है, तो आपकी अंग्रेजी ठीक है, यानी वी आर गुड टू गो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या डिफरेंस है, टू बी टेंसेस क्या होते हैं। जब ये चीजें नहीं पता तो फिर वो स्टूडेंट वार्म वाटर में है और उसको फिर ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश के ऊपर। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी अंग्रेजी ठीक है या नहीं है? ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास गाइडेंस मौजूद है या नहीं। हम जिस एज में रहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ना हमें इतना पढ़ना है, ना इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। लिमिटेड रिसोर्सेज हो, एक गाइड करने वाला टीचर हो जो हमें गाइड करे और हम अपनी तैयारी करें, पास हो जाएगा एग्जाम। जितने ज्यादा रिसोर्सेज, जितने ज्यादा लेक्चर्स का एक्सेस, जितना ज्यादा हम यूट्यूब को सर्च कर रहे होंगे, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इससे कंफ्यूजन कम नहीं होगी। एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर के पास जाना इनफ है। एक सब्जेक्ट को 3 4 5 जगहों से प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही इससे कोई आपको कोई रिजल्ट मिलेगा और ना ही आपकी कंफ्यूजन्स दूर होंगी, बल्कि मजीद आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। सीएसएस का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो वाइज हो। ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए, वाइज स्टूडेंट चाहिए। वाइज क्या होता है ये आपको बेहतर पता है। वाइज स्टूडेंट्स की कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक दे आर गुड लिसनर्स। वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, वो कंप्लेनिंग नहीं होते, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट का पता है, उनको ये पता है कि प्रिपेयर करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है और सीएसएस उन्होंने क्यों करना है, और उनके पास एक रोड मैप मौजूद है। एक ऐसे स्टूडेंट हैं और एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ नहीं पता। ऑल दे नो कि हाउ टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज कैसे करना है, सॉल्यूशन में से भी प्रॉब्लम कैसे निकालनी है। ये स्टूडेंट्स ना कुछ कर पाते हैं, ना उनके सर्कल में जो होते हैं वो कुछ कर पाते हैं, क्योंकि ये उनको भी पोल्यूट कर रहे होते हैं। तो अपना सर्कल भी अच्छा रखें, जिनका कोई गोल हो, जिनके कोई टारगेट्स हो। बिकॉज इफ यू आर बेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो सर्कल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जब आपको यहां तक सारे स्टेप्स पता चल गए, यानी सीएसएस के बारे में पता चल गया कि जी सीएसएस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने ग्रुप्स हैं, ये चीजें आपको पता चल गई। उसके बाद फाउंडेशन, आपको दो चीजें चाहिए, सिलेबस और रिसोर्सेज। ये दो लिस्ट आपके पास पीडीएफ में प्रिंटेड होने चाहिए, ये नेट पे मौजूद है। उसके बाद आप देखेंगे कि जी आपकी अंग्रेजी कैसी है, इंग्लिश। आपको पता चल गया कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप
अपनी जीरो नॉलेज पे एक दो पैराग्राफ्स लिखें, अपने टीचर से चेक करवाएं, आपको पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि जी आपकी अंग्रेजी कहाँ पर है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर आप आफ्टर 10 to 20 डेज प्रोग्रेस करके फिर चेक करवाएंगे, पता चलेगा कि जी क्या आप अंग्रेजी अपनी ठीक कर पाते हैं या बस अब टाइम खत्म हो चुका है, आप नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जिनको ये चीजें समझ नहीं आती हैं फिर उनको ज्यादा टाइम लगता है पास करने में। तो कोशिश करेंगे कि चीजों को जल्दी लर्न करें, क्विक लर्निंग करेंगे। स्लो लर्निंग का टाइम खत्म हो गया है, अब जो स्लो लर्नर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेहनत करने की जरूरत है, रिसोर्सेस लगाने पड़ेंगे, राइट गाइडेंस सीख करनी पड़ेगी। सिर्फ यूट्यूब पे और माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपने देखना है कि जी आर्ट क्या है टाइम मैनेजमेंट का, क्या क्वालिटीज चाहिए। जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले यू हैव टू नाउ फोकस कि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रखने हैं। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फिर आप अपने फाइनलाइज करेंगे। ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रुशियल एस्पेक्ट है आपकी तैयारी का। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इस वक्त इस स्टेज पे डिसाइड करेंगे, इसका रिजल्ट आपको 2 to 3 years के बाद पता चलेगा कि जी आपने सब्जेक्ट चूज किए थे वो ठीक भी थे या आपको ये सब्जेक्ट चूज नहीं करने थे। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। ये जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि सर हमें रोड मैप नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए हमने स्टडी प्लान बनाया है। वो स्टडी प्लान ले सकते हैं जिनमें उनको पूरा रोड मैप बताया गया है। ये 18 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्राइमरीली कंपलसरी सब्जेक्ट्स और कुछ लिमिटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट की तमाम चीजें बताई हैं। बुक्स, रिसोर्सेज, हाउ टू प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स, स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्कोर करने के लिए क्या करना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें इस स्टडी प्लान के अंडर मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूज्ड है और उनको इन पर्सन गाइडेंस चाहिए तो हमने एक काउंसलिंग सेशन हम एक रख रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो इनकी डिटेल्स के लिए आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट करें, 03359448866 ये नंबर है। इस पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हाउ टू अप्रोच अ टीचर और मेंटोर। अप्रोच कैसे करते हैं, जैसे मेरा ये अभी इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस आते हैं वो पता है कैसे होते हैं, हाय, हेलो, हेलो सर, आर यू देयर। ये मैसेजेस के जवाब नहीं आ सकते। हाउ टू अप्रोच अ टीचर, आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्वेरी प्रॉपर लिखेंगे और आप क्या चाह रहे हैं वो क्लियरली मेंशन करेंगे और आप सेंड कर देंगे, एक ही मैसेज होगा। टेक योर टाइम, आप 10 मिनट लगा के पूरा मैसेज प्रॉपर फॉर्म करें, उसको लिखें और उसके बाद आप किसी भी टीचर को, मेंटोर को, कहीं पे भी आप किसी को भी अप्रोच करना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक मैसेज टाइप करके भेज देंगे तो आपको जरूर एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। हम क्या कर रहे होते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, दीज आर मीनिंगलेस मैसेजेस। अब क्या होगा, हाय का जवाब हाय आएगा, फिर आप एक और सवाल करेंगे, सर कैसे हैं आप, फिर बोलेंगे जी ठीक हूं मैं। 3 दिन गुजर जाएंगे इसमें, आपका सवाल तो वही रह गया ना। आपको रिप्लाई एक या दो ही आ सकते हैं, तो आप अपना पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके भेज देंगे तो आपको पूरा रेस्पॉन्स आ जाएगा और आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि जी आप कितने सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, या आप भी फारिग हैं और आप चाहते हैं कि आप मजीद लोगों का भी टाइम जाया करें, तो ऐसे फिर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो आप कोशिश करेंगे कि अप्रोच करेंगे प्रॉपर मैनर में। हमें एक बहुत बड़ी बुरी एक आदत आ गई है कि अब हम एक एक वर्ड का मैसेज करते हैं, हाय एक मैसेज में क्या, हाउ आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क, 5 मैसेजेस कर देंगे, उसमें बात कोई भी नहीं होगी। तो टाइम सेव करना भी आना चाहिए और ये भी पता हो कि रेस्पेक्ट क्या होती है। जब आप किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपको रेस्पेक्ट मिलती है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ऐसा नहीं होता वन साइडेड कोई भी चीज नहीं होती है।
तो जब भी आप किसी को अप्रोच करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर मैसेज करेंगे फॉर्म, ताकि पता चले कि आप एक एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट हैं, आप एक सीएसएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन भी वैसी होनी चाहिए। जब आप के पास वो कम्युनिकेशन होगी तो जरूर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरह करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड कैंडिडेट्स कहीं स्टैंड नहीं करते। जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो इरिटेटेड हैं, जो स्ट्रेस का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, वो काउंसलिंग सीख करें। अभी वो अपनी सीएसएस की तैयारी को पेंडिंग में रखें। पहले आप अपनी पर्सनैलिटी पे और ग्रूमिंग पे काम करें और उसके बाद सीएसएस की जर्नी स्टार्ट करें अपनी। इन सारी चीजों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सीएसएस में, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक कंपटीशन है। और कंपटीशन क्या होता है ये आपको पता है, ओनली द बेस्ट सर्वाइव्स। वही यहां पर सर्वाइव कर सकता है जो फिट हो, मेंटली फिट हो, वो साइकोलॉजिकली फिट हो, जिसको पता हो कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये चीजें पता हो और उनके पास पर्सपेक्टिव्स हो, तभी वो पास कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे थे हम। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब आप चूज कर रहे होंगे तो आज आपने जो सब्जेक्ट चूज किए इसका रिजल्ट आपको 2 साल बाद मिलेगा। सो मेरी सजेशन यही होती है स्टूडेंट्स को, और आप जो भी अभी सुन रहे हैं मुझे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाए तो आप दूसरों को भी राइट गाइडेंस प्रोवाइड करें। हम क्या करते हैं, हमारे पास राइट गाइडेंस है नहीं और कोई टूटी फूटी कोई पॉइंट हमने कहीं से कोई ले लिया और वही सबको बता रहे होते हैं। यानी हम खुद भी अपने लिए खड्डा खोद चुके हैं और दूसरों को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आओ इसमें गिरो और पार्टिसिपेट करो। डोंट डू दिस। जब आपको एक राइट गाइडेंस मिल गई है तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बाकी भी लोगों को ये राइट रास्ता दिखाएं, लेकिन उनको दिखाना है जो आपकी बात समझ भी सकते हो। उनको आपने नहीं बताना है जो आपकी बात समझ नहीं सकते। एंड स्टे अवे फ्रॉम दोस जो आपकी एनर्जी जाया करने वाले हैं, आप उनसे दूर रहें। सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना एक बहुत ही एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी भी एक टीचर के पास जाएं और उनसे जी एक टाइम स्लॉट बुक करवाएं और आप उनसे डिस्कस करके उसके बाद आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करें। यही तरीका फॉलो करना है आप सबने। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकली भी किसी के पास जाकर कर सकते हैं, लेकिन वो जो टीचर होने चाहिए, ठीक है, जो वाकई में स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे, जो सालों से यही कर रहे हैं, उनके पास जाना है। ठीक है, जिनको वाकई में पता है कि गाइडेंस क्या होती है और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और हर प्रोविंस की क्या डायनामिक्स हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होता है स्टूडेंट्स का, सिंध की क्या सिचुएशन है, पंजाब की क्या है, बलूचिस्तान की क्या है, केपीके की क्या है, और हर स्टूडेंट की तैयारी कैसे होती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये तमाम चीजें टीचर को पता होंगी। तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से सुटेबल होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये कुछ अमाउंट अगर किसी को पे करते हैं फॉर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम 2000 रुपए का एक पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, एक सूट ले लेंगे 4-5 हजार रुपए का और कोई सवाल नहीं पूछेंगे। क्या आप कहीं पे बर्गर खाते हैं तो आप सप्लाई चेन का पूछते हैं कि जी बर्गर कहाँ से आया, इसमें मीट कौन सा है, कहाँ से मंगवाया मीट आपने, कंपनी कौन सी है, ऑनर कौन है, मैनेजर कौन है? क्या आप इतने सारे सवाल पूछते हैं? आप बस ऑर्डर करते हैं और आप पे कर देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, आप कहते हैं नहीं सर ये मसला है वो मसला है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। एजुकेशन इज नॉट अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं। कुछ और प्रायोरिटीज हैं हमारी जिसमें एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन प्रायोरिटी होगी तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यही एजुकेशन है जो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है।
जितने भी सोशल इविल्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन आती है तो आपका इंटेलेक्चुअल टोन रेज होता है, आप समझदार बनते हैं, आप में ट्रू सेंस में एक लिटरेसी आती है। बट हमारी सोसाइटी की ये प्रायोरिटी नहीं है। अवर प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड। तो आप जी सस्ते कपड़े पहन लें, आप महंगी चीजें ना खरीदें, आप सेविंग्स करें और आप अपनी एजुकेशन में लगाएं। लेकिन इशू ये है कि हम ये एजुकेशन में क्यों नहीं लगाना चाह रहे, और हमें 2000 का बर्गर और पिज्जा जो है वो सस्ता लग रहा होता है क्योंकि वो इंस्टेंट हमें मिलता है ना। एजुकेशन में मैं आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा, अगर ग्रेजुएट हूं तो मुझे रिजल्ट मिलने में 3 से 4 साल लगेंगे। 3-4 साल तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने चाहिए कि जी अभी फौरन 10 मिनट में मुझे वो चीज मिल जाए। अगर कोई क्लास फर्स्ट में है प्राइमरी में, तो उसमें अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उसको भी 20 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, 25 साल बाद आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमें जल्दी चीजें मिल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है, और जब हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे तो ओवरऑल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको ये बातें मेरी समझ आ रही होंगी। तो कमेंट करें कि आप सब ये बातें नोट कर रहे हैं और मेरी बातें आपको ये सारी समझ आ रही हैं। क्या आप कोई चीजें समझ आ रही हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं? आई वुड लाइक कि आप जरूर कमेंट करें। क्या बातें आपकी क्या आपको मेरी ये बातें सारी समझ आ रही हैं, है ना? तो आप राइट गाइडेंस सीख करेंगे तो आप पछताएंगे नहीं। राइट गाइडेंस सीख करें। ठीक है, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, आर यू विद मी? आपको ये बातें समझ आई हैं? रायान कह रहे हैं यस, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बताया कि आप थोड़ी गाइडेंस सीख करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, वो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं उनको इंडिविजुअली गाइड करूंगा कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाइजली। क्योंकि आज आप ये सब्जेक्ट चूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 साल के बाद मिलेगा, जब आप अटेम्प्ट अपना दे देंगे तो। और आज आप ये शॉर्टकट फॉलो करते हैं और कहीं से भी बस 5 मिनट में आपने सुन के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज कर लिए, तो ये 5 मिनट में आपने 2000 अपने बचा लिए। तो ये 2 साल के बाद यही चीज आपके गले पड़ सकती है। तो इसलिए सोच समझ के आपने फैसले लेने हैं और हर स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है कि गलती ना हो आपसे। गलती की गुंजाइश सीएसएस में बिल्कुल भी नहीं है। सो आप कोई गलती नहीं करेंगे इसको लेकर। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। ठीक है, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि लेक्चर जब अपलोड हो जाए तो आप इसको पूरा सुने और इस पे लाइक कमेंट और शेयर भी करें, ताकि मोटिवेशन भी हो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए, ताकि मजीद वीडियोस भी इस तरह की बनाई जा सकें। यस, जिनके पास बीए बीकॉम ये डिग्री है वो भी एलिजिबल हैं, जिनके पास 16 इयर्स ग्रेजुएशन है वो भी एलिजिबल हैं। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी हो, 14 इयर्स 16 इयर्स ग्रेजुएशन चाहिए। वो स्टूडेंट जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी फील्ड में, वो सब एलिजिबल हैं। जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स 2020 से ये रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये काफी साल हो गए हैं इन रिफॉर्म्स को, और ये अभी तक रिफॉर्म्स जो है आ रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं इनको आप छोड़ें, इग्नोर करें, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी रिफॉर्म्स आएंगे वो आप सबके लिए बेहतर ही होंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और दो फायदा जरूर होगा। तो आप जहां पर भी हैं आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपनी तैयारी पे फोकस करें और बाकी सारी चीजें आप इग्नोर करें। अच्छा, जो इस वक्त अब एलिजिबल नहीं है, यानी जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है, तो होपफुली एज रिलैक्सेशन मिलेगी
तो शायद वो 2027 में रिफॉर्म्स आ जाएं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। यानी रिफॉर्म से आपको फायदा होगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा। और रिफॉर्म्स आना एक अच्छी बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स को ही फायदा होने वाला है, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है और किसी भी फील्ड में है, तो वो सब एलिजिबल है एग्जाम को लेकर। डोंट वरी। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की बात करते हैं। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन। और कोई रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, नथिंग एट ऑल। रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं, जब ये रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट में ही होंगे और जिनके पास ग्रेजुएशन है वो सब एलिजिबल होंगे। सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल दूर रहें। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। सो व्हाट्सएप और फेसबुक से दूर रहें और ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिए डिजास्ट्रस साबित होती है और ये रिफ्लेक्ट भी होती है आपकी सीएसएस पे। फिर ऐसे में आप वही बातें करते हो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। चेकर बोलता है भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ये सीएसएस के लिए कैंडिडेट नहीं है। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने वाकई में ग्रेजुएशन की हो। ठीक है ना? तो आप इन चीजों से दूर रहें प्लीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। सब्जेक्ट वाइज अब हम अपनी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सिलेबस और सेकंड रिसोर्स लिस्ट। ये दो चीजें आपको चाहिए। ये आप सिंपली गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे एफपीएससी रिवाइज्ड सिलेबस, तो आपके पास वो सिलेबस आ जाएगा। उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, और इस तरह हम सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपने जो फॉलो करनी है वो क्या है? सिलेबस। यू हैव टू फॉलो द सिलेबस, और सिलेबस एफपीएससी ने दिया हुआ है आपको। आप क्या करेंगे? बहुत आसान है। एफपीएससी का सिलेबस आपके पास मौजूद है। एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो आपके पास मौजूद है। आप वो सिलेबस अपने पास नोट करेंगे। जो सिलेबस एफपीएससी ने दिया है आपको, आप सिंपली उस सिलेबस को अपने पास नोट करेंगे। ये सिलेबस मौजूद है, आपने डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट ले लिया है, वही सिलेबस आप अपने सामने रखेंगे। बस इसमें सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो आप चेंज करेंगे। ये सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, और करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल इसमें टॉपिक्स ऐड हो रहे होते हैं। यानी प्रीवियस सब्जेक्ट के सिलेबस कंटेंट्स, यानी प्रीवियस जो टॉपिक्स थे आपके वो, प्लस बर्निंग इश्यूज, ये दोनों मिलाते हैं हम तो हमारे पास करंट अफेयर्स का सिलेबस रेडी हो जाता है। यानी प्रीवियस सिलेबस जो आपके पास था वो और बर्निंग इश्यूज, ये दो चीजें आपके पास आ गई तो आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस रेडी हो जाता है। अब बर्निंग इश्यूज जी कैसे हमें प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड तो है नहीं, हमारे पास तो सिलेबस है उसमें बर्निंग इश्यूज नहीं है। तो वो मैं आपको सारे टॉपिक्स कोशिश करता हूं कि आपको मैं इनलिस्ट करके दे दूं बर्निंग इश्यूज के टॉपिक्स को। पहला टॉपिक बर्निंग इशू में है इंडो पैसिफिक रीजन। आपको मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा कहां से प्रिपेयर करने हैं ये टॉपिक्स। इंडो पैसिफिक रीजन ये आपका पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो कि एक बर्निंग इशू है। जी, ऑन कैंपस एडमिशंस भी ओपन है टॉर्च बेयरर्स इस एकेडमी कराची पे। आप प्रोफाइल विजिट करके एकेडमी विजिट कर सकते हैं। सॉफ्ट में ऑनलाइन नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनको चाहिए वो एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो उनको नोट्स भी मिल जाएंगे। काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल होते हैं। हर तरह की गाइडेंस आपको प्रोवाइड हो जाती है। इंडो पैसिफिक रीजन एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आप पढ़ेंगे
राइज ऑफ चाइना, यूएस डोमिनेंस, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ऑकस एग्रीमेंट, ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ताइवान इशू, रोल ऑफ इंडिया, रोल ऑफ पाकिस्तान। जब आप ऑकस पढ़ेंगे तो इसमें फिर एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी आप पढ़ेंगे साथ साथ। यानी आपका जो एक टॉपिक है उसमें कई डायमेंशंस मौजूद होती हैं, ये सारी डायमेंशंस आप प्रिपेयर करेंगे। राइज ऑफ चाइना जब आप पढ़ेंगे तो आप बीआरआई, चाइना की नेवी, उनकी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब आप पढ़ते हैं। यूएस डोमिनेंस पढ़ेंगे तो आप पिवट टू एशिया पॉलिसी पढ़ेंगे और उसके बाद इंडो पैसिफिक पॉलिसी पढ़ेंगे ताकि आपको बैकग्राउंड का पता हो। तो ये पहला आपका टॉपिक है बर्निंग इश्यूज में, ये पहला आपका बर्निंग इशू है और इसमें ये सब टॉपिक्स हैं, डायमेंशंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। और ये जो बर्निंग इश्यूज हैं जो मैं आपको ये लिस्ट करवा रहा हूँ, ये बर्निंग इश्यूज के नोट्स अवेलेबल हैं सॉफ्ट फॉर्म में एकेडमी के, और ये सारे टॉपिक्स इनमें कवर्ड हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो दीज आर पेड नोट्स, तो आप एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया। सेकेंड टॉपिक इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी एक बर्निंग टॉपिक है, एक बर्निंग इशू है। इसको आप प्रिपेयर करेंगे, अगेन इसकी डायमेंशंस आप प्रिपेयर करेंगे बहुत सारी। एक ब्रीफ हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे आप इसकी, देखेंगे कि जी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की हिस्ट्री क्या है। आप 1990 से स्टार्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम तक आप हिस्ट्री देखेंगे। इसमें फिर आप नेटो को भी देखेंगे। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इट्स इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, रोल ऑफ बिग पावर्स लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये आप बताएंगे। देन व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती क्या हो गई, ये प्रिपेयर करेंगे आप। डिमांड्स ऑफ रशिया, ये आप देखेंगे। और फ्यूचर क्या हो सकता है, ये कुछ डायमेंशंस हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की जो आप प्रिपेयर करेंगे इस बर्निंग इशू के अंदर। ठीक है, जब आप ये प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कोशिश करेंगे कि आप मैप्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं। ये जो मैप्स डायग्राम्स हैं ये आपके बोनस और एडिशनल मार्क्स होते हैं। जितने ज्यादा डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स होंगे आपके, उतना ज्यादा आपको स्कोर मिल रहा होता है। और जो स्टूडेंट सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये पेपर में कर पा रहे होते हैं। तो ऐसा मत समझेंगे सर 35 to 40 मिनट्स होते हैं फॉर वन क्वेश्चन, हर सवाल के लिए इतना ही टाइम होता है तो हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल जी कर सकते हैं, इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कर पाते हैं एग्जाम में। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे इवन वो उनका स्कोर करंट अफेयर्स में 75 78 भी आ रहा होता है, यूरोपियन हिस्ट्री में 87 तक स्कोर किया है, आईआर में 156 तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो ये कैसे कर रहे होते हैं स्कोर, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस की होती है, मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा राइटअप्स लिख रहे होते हैं, 9 आवर्स भी डेली लिख रहे होते हैं। वो इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम उनको एग्जाम लगता ही नहीं है और वो पहला ही अटेम्प्ट पास करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है कि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है और ऑन द स्पॉट उनकी चेकिंग होती है, 24/7 सुपरविजन रहती है, मेंटरशिप होती है, तो वो पहला ही अटेम्प्ट अपना पास करते हैं। जिनके पास ये गाइडेंस नहीं होती है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं सीएसएस को लेकर। चलें जी आगे अपना टॉपिक नेक्स्ट जो है बर्निंग इश्यूज का, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक रखते हैं अपना मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है ये एक क्राइसिस का नाम नहीं है, ये मल्टीपल क्राइसिस है। ये एक क्राइसिस नहीं है, दीज आर मल्टीपल क्राइसिस। इसमें आप जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसको पढ़ेंगे आप। यमन क्राइसिस, सीरियन क्राइसिस,
आप ये पढ़ेंगे, सऊदी एंड ईरान के दरमियान जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं आप इनको पढ़ेंगे। यानी ये सारे टॉपिक्स आपने मिडिल ईस्ट क्राइसिस में पढ़ने हैं। यूनाइटेड नेशंस का रोल पढ़ना है, यूएसए की प्रेजेंस को पढ़ना है आपने। ये तमाम टॉपिक्स आपके मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आते हैं, क्योंकि ये एक क्राइसिस का नाम नहीं है, मल्टीपल क्राइसिस है यहाँ पर, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स और डायमेंशंस हैं। तो इनको भी आप प्रिपेयर करेंगे, और ये भी टॉपिक आपका एक बर्निंग इशू है करंट अफेयर्स का। इसी तरह और भी बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे अफगानिस्तान इशू, इट्स अ बर्निंग इशू। रिसेंट एस्केलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी बर्निंग इशू में आप ऐड करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी एक्सपेक्टेड है कि सवाल आ जाए आपके पास। और यूएसए चाइना राइवलरी तो ये एवरग्रीन है, और यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, आप इस पे भी नजर रखेंगे। हो सकता है कि इसको लेकर भी सवाल आ जाए। और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, एस्केलेशन, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सारी डायमेंशंस भी आप अपनी प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ब्रिक्स, G7, SCO, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी आप अपना प्रिपेयर करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29, ये टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप कोई भी टॉपिक अपना स्किप ना करें। इस तरह जो बर्निंग इश्यूज होंगे आपके, ये रफली 15 to 20 मैक्सिमम आपके बर्निंग इश्यूज होंगे, इनको आपने पढ़ना है। और बाकी जो गिवन सिलेबस है करंट अफेयर्स का, आप उसको टैकल करेंगे। तो करंट अफेयर से रिलेटेड अब आपके मजीद कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट करवाए हैं, इनके नोट्स भी सॉफ्ट में मौजूद हैं, आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट करके पे करके बाय कर सकते हैं। सो करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई सवाल? सेकंड सब्जेक्ट है हमारा प्रेसियन कंपोजिशन। प्रेसियन कंपोजिशन में मैं कहूंगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए इसमें स्कोर करने का, वो होना चाहिए कम से कम भी 75 to 79 के दरमियान। ये आपका टारगेट होना चाहिए इस सब्जेक्ट में स्कोर के लिए, प्रेसियन कंपोजिशन। जी, आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपके साथ डिटेल्स शेयर हो जाएंगी बेसिफरा। ये नंबर मेंशन्ड है 033594488866। आपके जो सवाल हैं आप वो पूछें। सेशन आपको समझ आ रहा है? आई नीड एंगेजमेंट, आई नीड पार्टिसिपेशन। डॉर्मेंट जो है नहीं चाहिए ऑडियंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। प्रेसियन कंपोजिशन को आप डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। पहला प्रेसी, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड थर्ड ट्रांसलेशन। 20 मार्क्स प्रेसी के, 20 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन के, 10 मार्क्स ट्रांसलेशन के। और इसके बाद जो बाकी पोर्शन है उसको आप नाम दे दें ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर। और ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMAR होता है। जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है उनकी स्पेलिंग भी सही नहीं होती, यहां पर वो ई डाल देते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। इट्स ग्रामर AR, नॉट ER। अब हम बात करते हैं कि ये जो 50-50 मार्क्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेसी को। जी, टॉर्च बेयरर CSS अकेडमी कराची में मौजूद है। अभी हमारी एक ही ब्रांच है कराची में। Yes, my wife is also qualified for CSS और उनकी एलोकेशन भी हो चुकी है।
2023 स्पेशल सीएसएस में। बात करते हैं इंग्लिश प्रेसी की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसी? इसकी स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा प्लीज। इसकी स्पेलिंग स्टूडेंट अक्सर गलत लिख देते हैं। जैसे कभी ये स्पेलिंग है PRECISE, कभी ये स्पेलिंग लिख देते हैं, कभी इसका एस गायब होता है। तो स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है, इट्स प्रेसी, PRECIS। इसकी दो मीनिंग्स हैं। एक तो आप बताएंगे कि जी प्रेसी मीन्स टू कंडेंस, समराइज, शॉर्टन, टू द पॉइंट, ब्रीफ, कंसाइज। एक तो ये स्पेलिंग की वर्ड की मीनिंग एक तो ये है, लेकिन हम यहां पर ये मीनिंग नहीं लेते। आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि आपको एक गिवन पैसेज दिया हुआ होता है, एक पैसेज आपको दिया हुआ होता है, लेट्स सपोज 100 वर्ड्स हैं, और आपसे कहा जाता है कि इसकी आप प्रेसी बनाएं। प्रेसी कैसे बनाएंगे? इसको 1/3 में लिखेंगे, लेकिन जब आप इसको 1/3 में लिखेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए। इसका कॉन्टेक्स्ट सेम रहना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सक्लूड नहीं करनी है। एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी एज सच आप बहुत ज्यादा चीजें इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर सकते सिवाय एग्जाम्पल्स के। तो 100 वर्ड्स हैं, उनको आप 33 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं जबकि सारी चीजें आपने वही रखनी है और इसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं लिखनी होती है, कोई भी इनपुट नहीं देना होता। जस्ट गिवन पैसेज को आपने शॉर्ट करके 1/3 में लिखना होता है। प्रेसी में एक ही चीज हमें चाहिए, दैट इज कि यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव। आपने जो बात लिखी है, जो आप सोच रहे थे, आप वो लिख भी पाए, और आपने जो पैराग्राफ प्रोड्यूस किया है वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए कि जी हमें वो पढ़ के समझ आ जाए कि अच्छा आप क्या कहना चाह रहे थे, क्लियरली हमें समझ आए। वही एक अच्छी प्रेसी होती है। अब आप सोचिए कि सर 100 वर्ड्स को 33 वर्ड्स में हम कैसे लिखें जबकि हमने कोई भी चीज एक्सक्लूड भी नहीं करनी है। तो इसके लिए हमें एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड कमांड ओवर लैंग्वेज। जब तक लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी आप प्रेसी नहीं कर पा रहे होते हैं। लैंग्वेज पे कमांड का मतलब क्या है? आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, इंप्रूव्ड रिटन एक्सप्रेशन चाहिए। ये चीजें चाहिए होती हैं, तभी हम एक प्रेसी अटेम्प्ट कर पा रहे होते हैं। और ये सारी चीजें एक ही चीज से आती हैं, रीडिंग से। जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा और आपने उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है और उसमें आप प्रेसी के रूल्स को भी फॉलो करेंगे। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जी व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी के रूल्स क्या हैं? आसान से रूल्स हैं। 1/3 में लिखना है, 3rd पर्सन में लिखना है। आप सब मुझे बताइए कमेंट में कि 3rd पर्सन क्या होते हैं। 3rd पर्सन में लिखना है हमने। फिर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करने हैं। ये सारे नोट कर लें आप रूल्स। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं बनाएंगे, डोंट पोज क्वेश्चंस, WH फैमिली यूज नहीं करनी है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह कोई भी WH फैमिली आप यूज नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है, मे, कैन, माइट, ये यूज नहीं करेंगे। इंटेंजिबल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटेंजिबल वर्ड्स लाइक वो वर्ड्स जो क्लियरली हमें मीनिंग ना दे सकें, जैसे फ्यू, लिटिल, सम, इनकी क्लियर मीनिंग्स नहीं है। सो आप वो वर्ड्स यूज करेंगे जो टेंजिबल हो। ये कुछ रूल्स हैं प्रेसी के, आप इनको फॉलो करते हैं और आप अपनी प्रेसी लिख रहे होते हैं। उसके बाद उसको एक सुटेबल टाइटल देते हैं। एंड टाइटल मस्ट डिफाइन योर पैराग्राफ। वो पैराग्राफ नहीं जो क्वेश्चन पेपर में है, वो पैराग्राफ जो अब आपने बनाया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको सुपरफिशियली बता दिया प्रेसी के हवाले से, ताकि आप
को थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाए यहाँ से और आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीख लें और उसको अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करें। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ग्रामर पे। ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, एक आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें और फिर आप उनको याद करना स्टार्ट करें। जीआरई की वोकैबुलरी लिस्ट है, उसको याद करना स्टार्ट करें और टेस्ट दें ताकि आप ग्रामर को अच्छे से इस पे कमांड कर सके। याद रहे कि ग्रामर के मार्क्स टोटल जो हैं वो 50 हैं, यानी 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये 20 मार्क्स हो गए आपके। इडियम्स होते हैं कभी 5 मार्क्स कभी 10 मार्क्स के। पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, पंक्चुएशन है, सेंटेंस करेक्शन है। इस तरह के आपके पास ग्रामर है ये ओवरऑल, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 बनते हैं। कभी पंक्चुएशन आ जाती है, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ी बहुत पेपर में तब्दीली होती रहती है। ओवरऑल 50 मार्क्स है। अब देखें, अगर आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20 हैं, उनमें से 19 सही हैं, तो आपके मार्क्स 19 हैं, यानी पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन प्रेसी आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं थी, तो आउट ऑफ 20 आपको प्रेसी में बहुत अच्छी प्रेसी है आपकी, जबरदस्त प्रेसी है आपकी, तब भी आपको स्कोर मिलेगा 10-11 आउट ऑफ 20, और ये बहुत अच्छा स्कोर होता है प्रेसी के अंदर। लेकिन यहां पर आपको ग्रामर में पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए जिनकी ग्रामर सही नहीं है, या फिर वो सेंटेंस करेक्शंस नहीं कर पाते, या फिर वोकैबुलरी नहीं है, इडियम्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स, पेयर ऑफ वर्ड्स ये प्रिपेयर नहीं किए हुए, तो वो प्रेसी का पेपर फेल कर लेता है। क्योंकि मेयरली सिर्फ 50% पार्ट प्रिपेयर करने से ये सब्जेक्ट पास नहीं होता, और इसमें आपको एफर्ट्स चाहिए। और प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, इसकी कांस्टेंट असेसमेंट चाहिए, इवेल्युएशन चाहिए, क्योंकि ये आप इवेल्युएशन करवाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी प्रेसी ठीक है या नहीं है। बाकी तो आपने क्रैमिंग करनी होती है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप कौन सी किताब फॉलो कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप कौन सी किताब फॉलो कर रहे हैं? अब देखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप कौन सी किताब फॉलो करते हैं, जरा कमेंट करें। ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड करना है कि आप 97% का पार्ट बनना चाहते हैं या फिर 3% का पार्ट बनना चाहते हैं। ये 97% फेलिंग है और ये पास है। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप कहां लैंड करना चाहते हैं। यहां पर तो आपका माइंडसेट भी वही होगा। एक फेलियर का माइंडसेट, वो 2 वर्ड्स 2 सेंटेंसेस बोलता है, पता चल जाता है कि इसका माइंडसेट क्या है। और एक विनर का माइंडसेट 2 मिनट में पता चल जाता है कि इसका माइंडसेट क्या है। एक माइंडसेट ही होता है जो आपको पास या फेल करवाता है, या फिर कोई भी फील्ड हो जिसमें आप कामयाब होते हैं या फिर फेल होते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं माइंडसेट की। 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, एक फेल होगा और एक पास होगा। मैं आपको बताता हूं कि कौन सा फेल है और कौन सा पास होगा। एक स्टूडेंट है, मैंने उसको कहा कि आप हर क्वेश्चन में एक मैप ऐड करेंगे और एक डायग्राम ऐड करेंगे। ये मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, और 5 पेजेस का जवाब लिखेंगे और टाइम होगा 35 मिनट्स। एक ये स्टूडेंट था, ये है स्टूडेंट ए। यही बात मैंने स्टूडेंट बी को भी कही कि आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक मैप बनाएंगे, एक डायग्राम, 5 पेजेस का जवाब होगा, 35 मिनट्स टोटल आपके पास टाइम है सिर्फ एक सवाल के लिए। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए कहता है कि सर इट इज इम्पॉसिबल, 35 मिनट्स में तो ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा सर, आप जो बात कर रहे हैं दैट इज यूटोपियन, ये नहीं हो सकता सर, इट्स इम्पॉसिबल। एक ये स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है स्टूडेंट बी, वो कहते हैं सर आप कह रहे हैं 5 पेजेस, आई विल राइट 8।
35 मिनट से सर मैं 30 मिनट में जवाब कंप्लीट करूंगा, और इसके लिए मैं एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। जितनी भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं मैं करूंगा, और मैं ये जो आपने टारगेट दिया है ये मैं आपको अचीव करके दिखाऊंगा। कौन सा माइंडसेट विनर माइंडसेट है, आप खुद मुझे बताइए। कौन सा स्टूडेंट करेगा? वो जो कंफर्ट जोन में है, जिसके माइंड ने पहले ही सिग्नल दे दिया नो का, वो पास करेगा? या वो जो कहता है कि सर आपने जो टारगेट दिया है मैं उससे भी ज्यादा अचीव करूंगा, बस आपने बता दिया, अब मेरा काम है करना, मैं आपको करके दिखाता हूं। बताइए जी, कौन सा माइंडसेट? तो ये माइंडसेट चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। फिर आप देखें कैसे 8 महीने में पास कर जाते हैं। एक टर्म है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स। कमेंट करिए, व्हाट इज टेम्पोरल कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स? क्या है ये? हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, और कुछ ऑथर्स कहते हैं कि जी जो राइजिंग टेंशन्स हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ये आगे जाके रेप्लिका हो सकता है ऑफ कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान थी। उसी तरह हम चीजों को रिपीट होते हुए देख सकते हैं। पहले यहां पर यूएसएसआर था, और अब इसको चाइना ने रिप्लेस कर दिया है। एंड चाइना इज द अपग्रेडेड एंड इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। जो गलतियां यूएसएसआर ने की, चाइना वो गलती कोई भी नहीं करना चाहता, और कोई भी गलती वो रिपीट नहीं कर रहा। जैसे रशिया में जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज कम्युनिज्म एंड दे वर स्प्रेडिंग इट, चाइना कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं करता। फॉरेन पॉलिसी चाइना की जो है वो पीसफुल राइज पे बेस करती है, और चाइना फोकस कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, जैसे BRI। यूएसए को जो फियर है चाइना को लेकर, वो पता है किस वजह से है? यूएसए को फियर है चाइना को लेकर, चाइना की राइस को लेकर, वो पता है किस वजह से है? सिर्फ एक रीजन मुझे बताइए। यूएसए क्यों मान रहा है कि जी चाइना जो है ये सबसे बड़ा थ्रेट है यूएसए के लिए? रशिया बड़ा थ्रेट नहीं है जितना चाइना बड़ा थ्रेट है। वाई? जी, आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा कि बिकॉज ऑफ देयर नेवी, देयर इकोनॉमी, देयर BRI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन एक और जवाब है, वो है चाइना की स्पीड। स्पीड चाइना की, जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन से बियॉन्ड है कि कैसे वो कर रहे हैं इतना तेजी से ग्रो। तो यही चीज है जिसको मैं कह रहा हूं टेम्पोरल कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स। लेट सपोज एक ब्रिज है, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है दी गई है, ग्राहम एलिसन ने दी है, इनकी टेड टॉक भी है इनका, डेस्टाइन्ड फॉर वॉर थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो मिसाल देते हैं कि एक ब्रिज है यूएसए में, और वही उसी तरह की एक ब्रिज है चाइना में। यूएसए को ये ब्रिज बनाने में टोटल जो टाइम लगता है ये 2 से 3 साल लगते हैं, यानी कॉस्ट डबल हो गई, टाइम डबल हो गया, लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो मल्टीप्लाई हो गई। यस, माहिन सिद्दीकी जो है एक बहुत अच्छी और पोटेंशियल कैंडिडेट लग रही हैं, इनके रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो यूएसए को 2 से 3 साल लगते हैं, तो मुझे बताइए कि चाइना को कितना टाइम लगेगा वही सेम ब्रिज बनाने में? चाइना को वही सेम ब्रिज बनाने में कितना टाइम लगा? विद इन 2 डेज।
एक तरफ 2 से 3 साल लगे हैं और एक तरफ सिर्फ 2 दिन लगे हैं सेम ब्रिज बनाने में। दैट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस है। तो आप देखिए, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल कंप्रेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स। के एक टारगेट है कि जी 10 साल में एक चीज अचीव करनी है, आप इसका इस्तेमाल करके वही चीज 10 महीने में अचीव कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप 1 महीने का जो काम है वो आप 1 दिन में करना चाहते हैं, या 1 महीने का काम आप 1 साल में करना चाहते हैं? ये आप डिसाइड करें। स्लो लर्नर्स अब नहीं सरवाइव कर सकते। आपको फास्ट करना पड़ेगा, ग्रोथ करनी पड़ेगी, अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, वैसे तो मुझे इन चीजों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कोई जेनजी वर्ड यूज हो रही है बहुत ज्यादा, इस टर्म को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और हर जगह पे इसको यूज किया जा रहा है। यानी ये तकरीबन वो पॉपुलेशन है जो 2000 के आसपास है। 2000 में इनकी बर्थ हुई है और ये 20-25 साल के हैं आई थिंक। इनके लिए ये टर्म यूज की जा रही है। यस राइट। अच्छा, इनको लेकर बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन मुझे नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो मुझे वो बात थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है कि इतना ज्यादा जो है नेगेटिव बोला जा रहा है इनको लेकर। तो पर्सनली वो जो व्यू पॉइंट्स है मैं उनके साथ डिसएग्री करता हूँ। मतलब इतना क्रिटिकल होने की क्या जरूरत है। सो आई डिसएग्री विद दिस। अगर आप को कोई इशू है तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, कोई आप सोल्यूशन बताइए। लेकिन वही है ना, हर्ड मेंटेलिटी, कि बस एक ट्रेंड में चीज चल रही है तो उसी के ऊपर सभी बात कर रहे हैं। पर्सनली मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या इशू है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना माइंड सेट ट्रांसफॉर्म करेंगे। बस आप एक चीज करें, कंफर्ट जोन से निकल जाएं। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड करता, मैं सिर्फ फिजिकल क्लासेस ही प्रोवाइड करता हूँ टॉर्च बेरर टीबी एकेडमी कराची पर। पहले मैं कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था, तो जूम पे क्लासेस होती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कैंडिडेट का जो है ना कैमरा ऑन हो जाता था। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते थे तो किसी का कैमरा गलती से ऑन हो जाता था। और उस टाइम पे तो जूम का इतना पता भी नहीं होता था, फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी की तरफ सोसाइटी मूव कर रही थी। तो कैमरा ऑन हो जाता था तो नजर आते थे कैंडिडेट्स। कोई जो है बेड पे लेटा हुआ है और वहां पे वो लेक्चर सुन रहा है, कोई जो है सोते सोते लेक्चर सुन रहा है। हार्डली कोई स्टूडेंट्स होते थे जो बैठ के लेक्चर नोट भी कर रहे होते थे। तो आप वो कैंडिडेट बने जो नोट करें, और आप कोशिश करें कि आप स्टडी टेबल पे पढ़ें। बेड पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, या तो आप स्टडी टेबल रखें उस पे पढ़ें, और अगर स्टडी टेबल नहीं है तो जमीन पे पढ़ें। बेड छोड़ दें, सुबह हो जाए तो बस बेड पे फिर ना बैठना है ना लेटना है। बेड पे आपने सिर्फ सोना है रात में। दिन में ना बेड पे बैठें, खाना तो बेड पे बिल्कुल भी ना खाएं, और स्टडी भी बेड पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैं आपको रिसोर्सेज रिकमेंड करता हूं जी। अच्छा जी, शंकर साहब थैंक यू सो मच। हाँ, और आप आपके पास मेरा नंबर भी है, आप मुझे मैसेज करिएगा। आपके लिए एक चीज है जो आपने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था। तो अभी जो है उसमें इंडक्शन ओपन है, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। नाउ यू कैन अप्लाई। फर्स्ट बैच उनका कंप्लीट हो गया है और सेकंड अभी स्टार्ट होने वाला है। 45 डेज का इनका प्लान है, 45 डेज की ड्यूरेशन होती है। पाकिस्तान अफेयर्स।
पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप एक किताब जो फॉलो करें, वो जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेड। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेड, ये किताब आप फॉलो करें। और इसी के साथ अच्छा, आप इसकी जगह पे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर वो आपके पास किताब है तो। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि हामिद खान की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके आप एटलीस्ट लास्ट 2 चैप्टर्स वो आप पढ़ लें। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेड और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेड, इसके एटलीस्ट लास्ट 2 चैप्टर्स आप लाजमी पढ़ें। और कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ में सॉफ्ट में अवेलेबल हैं, आप वो परचेस कर सकते हैं एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट करके। लेकिन कोशिश करेंगे कि किताब भी आप पढ़ें, इससे यह है कि आपके पर्सपेक्टिव्स मजीद डेवलप होते हैं और आप ज्यादा स्कोर कर पाते हैं। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स लाजमी बनाने हैं आपने, वो आप अपने खुद बनाएंगे। नोट्स पढ़ के, बुक रीडिंग करके, क्लास लेक्चर्स नोट करके, इन सबको फिर आप लेकर अपने शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लेंगे। और बुलेट पॉइंट्स के आपके नोट्स 20 to 30 पेजेस के होने चाहिए, जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। यानी एग्जाम में जो 2 घंटे का गैप होता है बीच में, उसमें आप इनको रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्यों स्कोर नहीं आता और आप कैसे स्कोर करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में स्कोर करने के कुछ टिप्स हैं, जो आप फॉलो करेंगे तो आप स्कोर कर पाएंगे। मैं आपको ब्रीफली ये सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। वैसे भी काफी लेक्चर ये लेंथी हो गया है। ये एमपीटी टेस्ट में पहले अपियर होंगे और उसके बाद अगर वो पास है तो फिर रिटन एग्जाम के लिए अपियर होंगे। रिटन एग्जाम के टोटल 3 अटेम्प्ट्स होते हैं और एमपीटी के अटेम्प्ट्स कोई भी नहीं है, वो आप जितनी दफा देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन रिटन में सिर्फ 3 ही चांसेस होते हैं, इन्हीं में से आपको पास करना होता है। तो पहला अटेम्प्ट सोच समझ के तभी दें जब आप वाकई में रेडी हों, जब आपको आपके जो टीचर होंगे वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि जी यू आर रेडी फॉर द अटेम्प्ट, तभी जाके आपने अटेम्प्ट देना है, खुद से डिसाइड नहीं करना। ठीक है। हाउ टू स्कोर 60+ इन पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में आप इतना स्कोर, एमपीटी अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अभी 3 ही अटेम्प्ट्स हैं। रिफॉर्म्स जब इम्प्लीमेंट होंगे, फाइनलाइज होंगे, तो तभी अटेम्प्ट शायद बढ़ सकते हैं। अभी वही पुराना स्ट्रक्चर है, आप इसी को फॉलो करें। सोशल मीडिया और इनसे प्लीज दूर रहें। गाइडेंस वहां पर सही से प्रोवाइड नहीं होती है और स्टूडेंट अक्सर डिविएटेड होता है और मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार रहता है, और उसी को वो हकीकत समझ के अपनी तैयारी करता है, क्योंकि एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। रिसर्च करें। पाकिस्तान अफेयर्स में स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि आपको पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद हो। 10 से 15 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप याद कर लें। आर्टिकल 19 है, 140 है, 6 है। कुछ अमेंडमेंट्स प्रिपेयर करें, 18th अमेंडमेंट, 25, 26, इस तरह के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को आप प्रिपेयर करें। कोटेशंस, कोट्स प्रिपेयर करें और बुक्स के रेफरेंसेस आप प्रिपेयर करें। मैप्स बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट आप हर सवाल में इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और यहीं से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके जो सवाल हैं आप ये पूछ सकते हैं। और ऑन कैंपस एडमिशन्स ओपन है एकेडमी पर, टॉर्च बेयरर एकेडमी, फॉलो भी कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। जो बिगनर्स हैं
उनके लिए ऑनलाइन एक रिकॉर्डेड कोर्स मौजूद है कि वो अपनी तैयारी कैसे करें, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। स्टडी प्लान मौजूद है एक स्टूडेंट्स के लिए, वो भी अवेल कर सकते हैं। सॉफ्ट में नोट्स भी मौजूद हैं, ये भी अवेल किए जा सकते हैं, और ऑन कैंपस एडमिशन्स भी ओपन हैं। सो एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछें, अदरवाइज हम इस सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। प्रिपरेशन पे अपनी फोकस करें, और ये डिसाइड होगा कि आप रेडी हुए हैं या फिर नहीं, ये एग्जाम से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले डिसाइड होगा कि आप रेडी हैं या नहीं। और ये आप तभी डिसाइड करेंगे जब आपके टीचर जो हैं वो आपको बताएंगे कि जी आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं, तो आप अटेम्प्ट देंगे, अदरवाइज आप स्किप करेंगे अटेम्प्ट को। गोल्डन चांस होता है, इसको ज़ाया नहीं करना है। चलें, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि एड्रेस कर लूं। एंड लाजमी लाइक कमेंट और शेयर इसको लाजमी करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।